ऑल आइज वर रिसेंटली ऑन 2024 ब्रिक्स समिट, जो रशिया के एक शहर कजान में हुआ था और जहां प्रेसिडेंट पुतिन एक ब्रिक करेंसी के साथ हेडलाइन में आता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक फेक करेंसी थी। बट उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स नेशन यूएस डॉलर के अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर अपनी खुद की करेंसी द यूनिट निकाल सकते हैं, जो कि पोटेंशियली एक गोल्ड बैक करेंसी होगी। और इसी चीज़ को जब यूएस न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी देखते हैं तो वो भी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हैं जो उन्हीं की एक कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा ओन की जाती है। और उस पोस्ट में ट्रंप ये थ्रेटन करते हैं कि अगर ब्रिक्स नेशन डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ इम्पोज करेंगे। और इसका मतलब है कि ब्रिक्स नेशन और उनके नए मेंबर्स के लिए अपने प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 100% एक्सपोर्ट टैरिफ मीन्स Americans will not buy these products for a twice price. Now the question arises, will BRICS transform the global economy or will their plan face resistance? Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. From 1939 to 1945, the Allies and Axis were fighting World War II. Cities were destroyed, economies were broken, and millions of lives were lost. और इसी के चलते सभी कंट्रीज अपने आप को स्टेबिलिटी की ओर ले जाना चाहती थी ताकि आगे आने वाली फ्यूचर इकोनॉमिक डिजास्टर से बचा जा सके। सो इन जुलाई 1944, डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन मेट इन ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नोन एज द ब्रेटन वुड सिस्टम। और इस सिस्टम के तहत यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया गया था। दैट मीन्स यूएस अग्रीड टू एक्सचेंज डॉलर फॉर अ गोल्ड एट अ फिक्स रेट ऑफ $35 पर आउंस। और चूंकि उस टाइम अन्य कंट्रीज की भी करेंसी डॉलर के साथ पैक थी तो उनकी वैल्यू भी डॉलर के हिसाब से सेट हुई, जो कि अपने आप में गोल्ड से एक सपोर्टेड वैल्यू थी। लेकिन आगे चल के इस सिस्टम के तहत काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने लगी, जिसके चलते 1971 में यूएस के पास गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर सर्कुलेशन में आने लगे। और इसी के चलते यूएस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल होने लग गया था। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ये डिसाइड करते हैं कि यूएस डॉलर को गोल्ड के कंपैरिजन में डी वैल्यू कर दिया जाए। और इसका मतलब था डॉलर की वैल्यू अब गोल्ड के हिसाब से कम हो गई थी। और इसी के चलते कई कंट्रीज अपने डॉलर रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, ये सोचकर कि आगे जाकर डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। और इसी कारण अब यूएस के गोल्ड सप्लाई पर और भी प्रेशर पड़ने लग गया था, जिसके चलते निक्सन टेम्परेरी तौर पर यूएस डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी को गोल्ड के साथ सस्पेंड कर देते हैं। और इसका मतलब था अब कंट्रीज अपने डॉलर रिजर्व को गोल्ड के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। और आगे चलकर 1973 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो भी खत्म हो जाता है। और इसके चलते अब कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर शिफ्ट हो जाती है, मीनिंग करेंसी की वैल्यू अब डॉलर के साथ फिक्स नहीं होगी बल्कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट करने लगेगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल उठता है, डिस्पाइट द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, व्हाई डज द वर्ल्ड स्टिल प्रीडोमिनेटली ट्रेड इन यूएस डॉलर्स? यूएस डॉलर वर्ल्ड वॉर II से वर्ल्ड की लीडिंग रिजर्व करेंसी में गिनी जाती है और आज के टाइम में डॉलर वर्ल्ड के फॉरेन रिजर्व होल्डिंग का लगभग 60% वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ यूरो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट करेंसी होने के बाद भी सिर्फ 20% फॉरेन रिजर्व वैल्यू ही रिप्रेजेंट करती है। और यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेड में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जहां 2023 तक वर्ल्ड का 59% फॉरेन ट्रेड इनवॉइस डॉलर में सेटल किया गया था। लेकिन रिसेंट ईयर में स्पेशली रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद G7 कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल सेक्शन का यूज करके कंट्रीज को पनिश और प्रेशराइज करने का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और इसी के चलते कुछ कंट्रीज जो समहाउ यूएस सैंक्शन का सामना कर रहे हैं और या यूएस के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहते थे, वो अब डॉलर के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगी हुई है। और पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स नेशन भी अपने नेशनल करेंसीज को ट्रेड और ट्रांजैक्शन में एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। मीनवाइल चाइना भी अपने खुद के बनाए पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS को अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक्सपेंड कर रहा है और साथ ही अपने डोमेस्टिक करेंसी रेनमिनबी, जिसे चाइनीज युआन के नाम से भी जाना जाता है, का इंटरनेशनल यूजेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसे यूएस के नज़रिए से देखें तो ग्लोबल GDP में ब्रिक्स नेशन का रैपिडली ग्रोइंग शेयर यूएस डॉलर के डोमिनेंस के लिए एक पोटेंशियल चैलेंज नजर आ रहा है। और इसका रीजन एक ये भी है कि 2018 से ब्रिक्स के सारे मेंबर्स ने अपने गोल्ड होल्डिंग्स को बाकी दुनिया के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया, वो भी गोल्ड के हिस्टोरिकली हाई प्राइसेस के बावजूद भी।
किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो एसेट्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं। ये मोस्टली सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में आते हैं। ये रिजर्व अलग अलग फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, लाइक बैंक नोट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन रिजर्व का मेन पर्पस होता है कि जब भी किसी कंट्री की नेशनल करेंसी बहुत तेजी से डीवैल्यू हो रही हो या कोई सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो उस टाइम सेंट्रल बैंक इन फॉरेन रिजर्व का यूज करके अपनी इकोनॉमी को वापस स्टेबल कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो दुनिया भर के मॉनेटरी सिस्टम को मॉनिटर करता है, वो 8 मेजर रिजर्व करेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है। इनमें US डॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 60% शेयर रखता है। नाउ मेनी कंट्रीज cannot borrow money or pay for foreign goods in their own currency, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है। और ऐसे ही कुछ अन्य वेरियस रीजन है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डॉलर रिजर्व रखना पसंद करती है, लाइक वेदरिंग इकोनॉमिक शॉक, पेइंग फॉर इंपोर्ट्स, सर्विसिंग डेब्ट एंड मॉडरेटिंग द वैल्यू ऑफ देयर ओन करेंसी। रिजर्व्स इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को ये भी अश्योरेंस देते हैं कि कंट्री अपने डेब्ट रीपे कर सकती है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में की फैक्टर का काम करता है। और एज ऑफ जुलाई 2024 चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, विच इज मोर देन $3 ट्रिलियन, और जापान इसमें सेकंड नंबर पर है, विच हैज मोर देन $1.1 ट्रिलियन इन इट्स रिजर्व। 2010 के बाद से US ने अपने सैंक्शन पावर का यूज काफी बढ़ा दिया है। क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि US ने डॉलर को एक प्रकार से वेपनाइज कर दिया है, स्पेशली जब US अपने अलाइज और पार्टनर्स के सपोर्ट के बिना सैंक्शन लगा देता है। और ये वही रीजन है जिसके कारण कुछ कंट्रीज डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, चाइनीज गवर्नमेंट अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ट्रेड और डेवलपमेंट फाइनेंस में डॉलर के अल्टरनेटिव रूप में अपनी खुद की करेंसी रेनएनबी को प्रमोट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया अपने रिजर्व में ज्यादा से ज्यादा रेनएनबी को होल्ड कर रही है। और अगर हम US के डेब्ट टू GDP रेशियो को भी देखें तो अपने हिस्टोरिकली हाई लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि US गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले ज्यादा मनी बोरो कर रहा है। और 2015 में चाइना क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS का निर्माण करता है, जिसमें मैसेजिंग और पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था। और इसकी खास बात यह है कि इसके थ्रू कंट्रीज स्विफ्ट, चिप्स और डॉलर को बाईपास कर सकती है, मीनिंग evolution in payment technology could reduce the dollar role in global economy rather than revolution.